नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की पाकिस्तान को खुली चेतावनी। गुजरात से गरजे मोदी, कहा आतंकवाद के कांटे निकालने का समय आ गया है। गडकरी का सेवा संकल्प। 68वें जन्मदिन पर बोले, हर जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की करूंगा सेवा। फारूक की घाटी बचाओ अपील। पहलगाम हमले के बाद फारूक बोले, कश्मीर आइए, भोलेनाथ कर रहे हैं इंतजार। राउत का शाह पर वार। संजय राउत बोले, पहलगाम हमला गृह मंत्री की नाकामी, अमित शाह दे इस्तीफा। नेहरू पर सियासत गरमाई। पुण्यतिथि पर कांग्रेस का केंद्र पर वार। नेहरू की विरासत को किया जा रहा है बदनाम। और योगी सरकार का विवाह गिफ्ट पैकेज। सामूहिक विवाह में कन्याओं को मिलेगा सिंदूर और 1 लाख का सरकारी पैकेज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि शरीर चाहे कितना भी मजबूत या स्वस्थ क्यों न हो, एक भी कांटा लगातार दर्द दे सकता है। इसलिए हमने तय किया है कि कांटा निकालना ही होगा। उन्होंने कहा कि 1947 में मां भारती के टुकड़े हुए और देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चला आ रहा ये आतंकी घटनाओं का सिलसिला देखने को नहीं मिलता। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान अब समझ गया है कि लड़ाई में वह भारत से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर का सहारा लिया। उसने आतंकी तैयार करने शुरू किए और उन्हें भारत भेजने लगा। जब हम उनके आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं तो वे सम्मान के साथ दहशतगर्दों को विदाई देते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुजाहिदीन के मुंह में खून लग गया था और ये सिलसिला 75 सालों से जारी था। पहलगाम भी उसी का एक हिस्सा था। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि हम जब उनके आतंकियों को मारते हैं तो वे हमें धमकी देते हैं, लेकिन हम उनकी धमकियों से नहीं डरने वाले। हम अपने देश की रक्षा करने में सक्षम हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, आइए सुनते हैं। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। आज कच्छ व्यापार, कारोबार का, टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। साथियों, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेगी। भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। मंगलवार की सुबह से ही नागपुर स्थित उनके निवास स्थान पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गडकरी ने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे समाज के सभी वर्गों, जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर लोगों की सेवा का अवसर मिला है। उन्होंने आगे कहा कि देश और समाज के लिए जितना अधिक कर सकूं, उतना करने का मेरा प्रयास रहेगा। यही मेरा जन्मदिन का संकल्प भी है। गडकरी ने आगे ये भी कहा कि वे ईमानदारी से काम करते रहेंगे और यही भावना उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती रहेगी। मी तर अतिशय सामान्य व्यक्ती आहे, पण मला सगळ्यात मोठी माझी संपत्ती काही असेल तर माझ्या मित्रमंडळींनी, परिवारांनी आणि समाजातल्या सर्व घटकांनी आणि दूरदूरच्या जनतेने माझ्याबद्दल जे शुभेच्छा आणि आशीर्वाद दिले ही माझ्या आयुष्यातली पुंजी आहे आणि हे आशीर्वाद मला नक्कीच समाजाकरता, देशाकरता चांगलं काम करण्याची प्रेरणा देत राहील आणि जोपर्यंत मला करता येईल तोपर्यंत मी काम करत राहील। आणि म्हणूनच माझ्या ऑफिसमध्ये मी एक संस्कृत सुभाषित लिहून ठेवला आहे की मनसा सततम स्मरणीयम
वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम. या समाजातल्या तळागाळातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत त्याचं जीवन बदलवण्याकरता जे जे काम मला करता येईल ते करण्याचा मी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करीन. हाच माझा संकल्प आहे. जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत ते नक्की करत राहीन. नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से पर्यटकों का जम्मू कश्मीर से पलायन हो चुका है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है. उन्होंने पर्यटकों से कश्मीर आने की अपील की है और कहा है कि भोलेनाथ भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है. फारूक अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा है कि जो कुछ हुआ उससे हम बहुत दुखी हैं और कृपया वापस आएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं. हम भगवान द्वारा दी गई सुंदरता को बेचते हैं और जीविका कमाते हैं. आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं जो शांति का संदेश दें. फारूक अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा है कि निर्दोष लोगों की हत्या बंद होनी चाहिए और हम शांति चाहते हैं. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने इसे एक फेलियर ऑपरेशन करार दिया है और गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग तक कर दी है. राउत ने कहा कि पहलगाम में 8 आतंकियों ने हमारे देश की बहु बेटियों के सुहाग को निशाना बनाया और इसके असली जिम्मेदार देश के गृहमंत्री अमित शाह हैं. राउत ने आरोप लगाया कि इस हमले के बाद जो ऑपरेशन चलाया गया वो असफल रहा और इसका प्रायश्चित शाह को इस्तीफा देकर करना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया है कि अगर गृह मंत्री की लापरवाही सामने है तो क्या उन्हें मंत्री पद से बाहर नहीं करना चाहिए. राउत यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा है कि पहलगाम के आतंकी आज कहाँ हैं, क्या उन्हें गुजरात ने छुपा लिया है या फिर दाहोद में कहीं रखा गया है. उन्होंने अमित शाह पर निजी हमला करते हुए कहा कि जिस अशोक चौहान को सबसे भ्रष्ट कहा जाता था कभी, उन्हीं के घर पर शाह आज आमरस पूरी और ढोकला खा रहे हैं. राउत ने यह भी कहा कि अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो उन्हें पछतावा होता कि किन लोगों को उन्होंने प्रोटेक्ट किया था. उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग भी की है ताकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की सच्चाई सामने लाई जा सके. देखिए, मैंने कहा पहले ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते. दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है. इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने. उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. ये मैं बार बार कहता हूँ. नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए. और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में. आप जिम्मेदार हो. ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर तो उजाड़ दिया हमारी महिलाओं का. कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है, क्या दाहोद में छुपाया है, जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला. वो अशोक चौहान के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला. ये आपका कल का मेनू था. अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप होता कि ऐसे लोगों को मैं क्यों बचाया बार बार और क्यों प्रोटेक्ट किया. देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर कांग्रेस ने भी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्र पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा. कांग्रेस ने कहा है कि साल 2014 से पंडित नेहरू की विरासत को बदनाम करने, विकृत करने, नकारने, अपमानित करने और विरासत को ध्वस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं. राहुल गांधी ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा है कि पंडित नेहरू ने ही अपनी दूरदर्शिता से आज़ाद भारत की मजबूत नींव रखी थी. पंडित नेहरू का सामाजिक न्याय, आधुनिकता, शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र में अतुलनीय योगदान है. वहीं कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने नई दिल्ली में शांति वन स्थित पंडित नेहरू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि पंडित नेहरू ने भारत को शून्य से शीर्ष पर पहुंचाया। वह आधुनिक भारत के निर्माता, लोकतंत्र के संरक्षक थे और उन्होंने भारत को वैज्ञानिक, आर्थिक और औद्योगिक समेत विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया। जयराम रमेश ने लिखा है कि आधुनिक भारत बनाने में पंडित नेहरू का सबसे बड़ा योगदान है। वे उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो एक ऐसे भारत के लिए प्रतिबद्ध हैं जो अपनी समग्र विरासत के साथ एक खुला, उदार और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। अब सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्या को सिंधौरा यानी कि सिंदूर दान भी दिया जाएगा। लाभ लेने के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दी गई है। प्रति जोड़ा खर्च 51,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए किए जाने का शासन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक कन्या के अभिभावक का यूपी का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विवाह योग्य आयु की पुष्टि के लिए स्कूल का रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड मान्य होंगे। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन जिला स्तर पर डीएम की निगरानी में समाज कल्याण अधिकारी करेंगे। कन्या के खाते में 60,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। 25,000 रुपये मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी। प्रति जोड़ा 15,000 रुपये आयोजन पर खर्च होगा। आपको बता दें कि विवाह समारोह के लिए जर्मन हैंगर की व्यवस्था की जाएगी। इस राशि में विवाह संपन्न कराने वाले पुजारी और मौलवी की दक्षिणा और पारिश्रमिक भी शामिल होगा। योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग बेटी को प्राथमिकता दी जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अधिकारियों ने बताया कि कैसे जवानों ने दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेरा और किस तरह से पाकिस्तान की चौकियों को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद करने का काम किया। जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के महानिरीक्षक शशांक आनंद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है क्योंकि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने दी है। आईजी ने सीमा रेखा पर घुसपैठ के प्रयासों की आशंका जताई है। आईजी ने कहा कि सीमा पर सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसी सूचनाएं थी कि दुश्मन किसी तरह की शरारत या सीमा पार से गोलीबारी अथवा घुसपैठ की योजना बना सकता है। हम इससे निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार और सतर्क हैं। सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी सहित बीएसएफ की महिला कर्मियों ने अग्रिम चौकियों पर तैनात होकर अनुकरणीय साहस दिखाया है। बीएसएफ सांबा सेक्टर में एक चौकी का नाम ऑपरेशन सिंदूर और 2 अन्य का नाम शहीदों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था, लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर
दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। पुणे जिले के पूर्वी हिस्से में पिछले 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश का सबसे अनोखा नज़ारा देखने को मिला महाराष्ट्र के प्रसिद्ध खंडोबा मंदिर जेजुरी में। बारिश इतनी तेज थी कि मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां झरने की तरह बहने लगी। पानी का बहाव देखकर लोग हैरान भी हुए और उत्साहित भी। कई श्रद्धालु बारिश में भीगते हुए सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंचे और इस अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लिया। जेजुरी का ये खंडोबा मंदिर महाराष्ट्र के कुल देवता के रूप में पूजनीय है। यहाँ हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बीते 4 दिन से हो रही बारिश ने इस धार्मिक स्थल को अद्वितीय रूप दे दिया है, जिसे श्रद्धालु अब प्राकृतिक आशीर्वाद मान रहे हैं। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई की सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिला। इसके बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार और बीएमसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ कामों में ही नहीं बल्कि नीतियों में भी कीचड़ से भरी है, इसलिए उनका चिन्ह कमल कीचड़ में ही खिलता है। आदित्य ठाकरे ने बीएमसी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और जांच की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी खुद 20 साल तक बीएमसी की सत्ता में शामिल रही है, इसलिए अब सवाल उठाना उनकी दोहरेपन की राजनीति है। सिर्फ कामों में नहीं, उनकी नीति में भी यही कीचड़ है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि दलदल में ही, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। और इसीलिए आप देखो तो सोशल फैब्रिक का दलदल करके रखा है। वैसे भी अगर आप देखें तो हर कोई मेट्रो के नीचे तकलीफें बहुत सारी निर्माण करके रखी है। कहीं पाइपलाइन डैमेज है, वाटर मेन डैमेज है, सीवर लाइन डैमेज है। यही गड़बड़ हुई है कि ये कहते रहे हम इंफ्रामैन हैं, लेकिन जो भी ये खुद को कहता है, थोड़ी इधर उधर की बातें छोड़ के देखिए कि कैसे काम हुआ है। मुंबई गोवा हाईवे कितना खराब है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे कितना खराब है, मुंबई नासिक हाईवे कितना खराब है, मुंबई नागपुर हाईवे जो अभी अभी बना, जिसको मेरे दादाजी का नाम दिया है, परसों ही मैं उस पर होके आया, 1 किलोमीटर भी फ्लैट नहीं है। तो ये तो सारे स्कैम्स है ही। नागपुर की 43 वर्षीय महिला सुनीता जामगड़े जो एलओसी पार कर पाकिस्तान पहुंच गई थी, अब भारत लौट आई है। पाकिस्तान रेंजर्स ने उसे बीएसएफ को सौंप दिया है। इस वक्त वह अमृतसर पुलिस की कस्टडी में है। नागपुर पुलिस की एक टीम जिसमें एक अधिकारी और 2 महिला कांस्टेबल शामिल हैं, सुनीता को वापस लाने के लिए अमृतसर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुनीता 4 मई को अपने 13 साल के बेटे के साथ घर से निकली थी और अमृतसर जाने की बात कहकर वो गई थी, लेकिन बाद में वो कारगिल के सीमावर्ती हुंदरमान गांव पहुंची और वहां एक होटल में रुकी। 14 मई को वह लापता हो गई, जबकि उसका बेटा होटल में ही था। बाद में ये जानकारी सामने आई कि सुनीता ने एलओसी पार कर पाकिस्तान में प्रवेश किया था। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे पकड़कर पूछताछ की और फिर अटारी बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया। बीएसएफ ने शुरुआती पूछताछ के बाद उसे अमृतसर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि सुनीता लंबे समय से एक पाकिस्तानी व्यक्ति के संपर्क में थी और उसी से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी। अब नागपुर लौटने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी कि वह किसी जासूसी या गैर कानूनी गतिविधि में तो शामिल नहीं थी। देखिए, कुछ दिन पहले हमें कारगिल पुलिस से एक जानकारी मिली थी और उसकी जानकारी के अनुसार एक सुनीता जामगड़े करके महिला है, उसका बेटा वहाँ पे उनको मिला था एक लॉज पे कारगिल में, और उसके बेटे के अनुसार कि उसकी माँ एलओसी क्रॉस करके वो साइड गई है, ऐसी उसने जानकारी दी थी पुलिस को। लेकिन उसके बाद कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहीं से हुआ नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले हमें अमृतसर पुलिस से ऐसी जानकारी मिली है कि सुनीता जामगड़े नाम की एक महिला है, वो कपिल नगर नागपुर की रहवासी है, उसको बीएसएफ ने अमृतसर पुलिस के कस्टडी में दिया है
जो कि पाक रेंजर्स जो है वो साइड के, उन्होंने बीएसएफ के कस्टडी में उसको दिया था। तब पाकिस्तान से इंडिया को हैंडओवर किया गया है और उन्होंने प्राथमिक उसकी जांच भी की है। उसके अनुसार उस महिला के मोबाइल में कुछ सोशल मीडिया पे चैटिंग वगैरह मिली है जो पाकिस्तानी नागरिकों के साथ थी। वो चैटिंग क्या है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं है, वो अभी तक हमें जानकारी नहीं है। तो इसलिए हमने कपिल नगर पुलिस स्टेशन की टीम माननीय सीपी सर के आदेश से वहाँ पे भेज दी है। हम वो महिला को कस्टडी में लेंगे और वहाँ पे जो लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं अमृतसर पुलिस, अकॉर्डिंगली हम आगे उसको इंटरोगेट करेंगे। रायगढ़ जिले में हो रही लगातार बारिश का असर अब पर्यटन पर भी दिखने लगा है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन माथेरान, जो मई के महीने में पर्यटकों से गुलजार रहता है, इस वक्त बारिश और कोहरे की चपेट में आ गया है। बीते 2 दिनों से माथेरान की घाटों में घना कोहरा और तेज बारिश जारी है। इसी कारण नेरल से माथेरान तक चलने वाली मिनी ट्रेन सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पर्यटकों के लिए यह ट्रेन एक खास अनुभव होती है, जिसे बंद किए जाने से यात्रियों में निराशा देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर माथेरान के स्थानीय व्यापारी भी मायूस हैं। बारिश और कम पर्यटक संख्या के चलते उनके कारोबार पर भारी असर पड़ा है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य होने में वक्त लग सकता है। माथेरान में घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की स्थिति देखकर ही यात्रा की योजना बनाएं। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस के जोन 6 के अंतर्गत चलाए जा रहे ड्रग फ्री गोविंडी अभियान के तहत रायगढ़ जिले के करजत इलाके में सावली फार्म हाउस पर छापेमारी कर एक अवैध एमडी यानी कि मेफेड्रॉन ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इस फैक्ट्री से 12 किलो 664 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत तकरीबन 24 करोड़ 47 लाख रुपए तक आंकी गई है। इसके अलावा करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का कच्चा माल भी इस फैक्ट्री से बरामद किया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सेहत सामग्री भी पुलिस ने यहां पर जब्त की है। इस कार्रवाई की शुरुआत 19 मार्च 2025 को हुई, जब आरसीएफ पुलिस ने एक ड्रग डीलर से 45 ग्राम एमडी जब्त किया था। पूछताछ के दौरान मिले सुराग के आधार पर मुंबई और नवी मुंबई से 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए। इनकी निशानदेही पर रायगढ़ के फार्म हाउस पर छापेमारी कर मुख्य आरोपी इस्मास को पकड़ा गया, जो बकरी पालन की आड़ में ड्रग निर्माण कर रहा था। अब तक इस अभियान में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 5 ड्रग डीलर और 1 निर्माता शामिल है। कुल मिलाकर 42 करोड़ 74 लाख रुपए से ज़्यादा की ड्रग्स और संपत्ति इस पूरे मामले को लेकर जब्त की गई है। जनवरी 2025 से मुहिम चालू किया है। इस अभियान के अंतर्गत अभी तक 75 केसेस एनडीपीएस का दाखिल है और 18 करोड़ का ड्रग्स अभी तक जब्त हुए हैं। ड्रग्स फ्री गोविंदी के अंतर्गत हमने एक विशेष पथक स्थापित किया था जेपीआई खंडारे के नेतृत्व के अंदर। हम लोग तपास करते वक्त कोई इंफॉर्मेशन मिली थी। फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आवाज इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। बीसीसीआई ने खिताबी मुकाबले के लिए खास तैयारी की है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के फाइनल में ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को आमंत्रित किया है। आईपीएल 2025 के समापन समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में उनके वीरतापूर्ण प्रयासों को सलामी दी जाएगी। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बीसीसीआई देश के सशस्त्र बलों की वीरता, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है।
उन्होंने आगे ये भी कहा है कि समापन समारोह को सशस्त्र बलों को समर्पित करने और अपने नायकों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। क्रिकेट एक राष्ट्रीय जुनून बना हुआ है, लेकिन हमारे देश और इसकी संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीरतापूर्ण प्रयासों की सराहना करते हुए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को आमंत्रित करने का उद्देश्य उनकी वीरता और साहस को सलाम करना है। यह आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक अवसर है। बॉलीवुड की सबसे हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक हाउसफुल एक बार फिर से दर्शकों को हंसी का फुल डोज देने के लिए तैयार है। हाउसफुल 5 का ट्रेलर अब सामने आ चुका है और इसे देखकर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। फिल्म में एक बार फिर से अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की जोड़ी धमाल मचाने को तैयार है। साथ ही इस बार कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए कई नए चेहरे भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख से लेकर संजय दत्त, जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, सोनम बाजवा नजर आ रही हैं। ट्रेलर में कॉमिक टाइमिंग, रंगीन लोकेशंस और फुल ऑन मसाला देखने को मिला है। फिल्म के ट्रेलर में अभिषेक बच्चन, रितेश और अक्षय के बीच तनातनी देखी जा सकती है। फिल्म के ट्रेलर में करोड़ों की संपत्ति के लिए तीनों खुद को जॉली बताते हैं। इसी बीच क्रूज पर तीनों की गर्लफ्रेंड एक्सचेंज होने का भी इंसिडेंस होता है, जिसके बाद फुल ऑन कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। संजय दत्त की एंट्री इस बार एक अलग ही रंग लेकर आई है। उन्होंने ट्रेलर में अपने दमदार डायलॉग्स और कॉमिक अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींचा है। फिल्म को अगले महीने 6 जून की रोज रिलीज किया जाएगा। जैकलिन और नरगिस भी ग्लैमर का तड़का लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपने डेब्यू से सभी को इम्प्रेस करने के बाद आलिया भट्ट अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए स्पेन पहुंच गई हैं। आलिया ने अपनी दोस्त की शादी में मल्टी कलर्ड कलीदार लहंगा और मस्टर्ड येलो ब्लाउज पहना हुआ था। उन्होंने इस आउटफिट को पर्पल बिंडाना और डार्क सनग्लासेस के साथ कंप्लीट किया और बहुत चिक वाइब्स बिखेरी। आलिया की बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर भी उनके साथ नजर आई। आकांक्षा ने पर्पल लहंगे में शादी के इस जश्न में 4 चांद लगा दिए। आलिया का यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस उनके लुक्स पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा है कि वह बहुत भाग्यशाली है कि वह अभी भी अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ मजबूत रिश्ता बनाए हुए है। आलिया का यह लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।